नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? घर पर हो? घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारी वीडियो पढ़ते रहिए। ठीक है। आज हमारा अध्याय नंबर 3 का आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव एक टॉपिक है। अध्याय 3 में जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था, वो आपको याद होगा। और वो विद्युत क्षेत्र था जो निकल के आया था अध्यारोपण के सिद्धांत से। यहां पर उसी प्रोसेस को ही अपनाना है, बस वहां पे हमने अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया था। यहां पर हम सदिश बीजगणित का नियम लगाएंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र वहां सदिश राशि थी और विद्युत विभव एक अदिश राशि है। और अदिश राशियों को मैंने आवेशों की प्रॉपर्टी में आपको बताया था कि अदिश राशियों को बीजगणित के नियम की भांति जोड़ा जा सकता है। तो देखिए, n आपके बिंदु आवेश हैं। हमने लिखा माना n बिंदु आवेश हैं, n बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn। n बिंदु आवेश हैं Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn, जिनकी बिंदु P से दूरी, कहां से? P से दूरी क्रम से R1, R2, R3 डैश 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 Rn है। तो इसका क्या है, हम एक डायग्राम बना लेते हैं कि यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, ठीक है, यहाँ पे Q4। ऐसे बहुत सारे आवेशों का क्या है, एक निकाय है, समूह है, और यहां पर एक बिंदु P है। हमें इन आवेशों के निकाय के कारण हमें बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। ठीक है। तो जिनकी बिंदु P की दूरी दी हुई है Q1 से R1, इसकी दूरी है R2, इसकी दूरी दी हुई है R3, इसकी दूरी दी हुई है R4। ये दूरियां दी हुई हैं। ठीक है। जैसे कि ऊपर हमने आपको लिखा भी दिया है कि जिनकी बिंदु P से दूरी R1, R2। अब यहां पे केवल 4 आवेशों को दर्शाया गया है। कितने आवेशों को दर्शाया गया है? 4 आवेशों को, जबकि इसमें बहुत सारे आवेश स्थित हैं, n बिंदु आवेश स्थित हैं। तो इसी प्रकार हम और भी आवेशों के लिए n तक निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर यहाँ Q5 होगा तो उसकी दूरी कितनी होगी? R5 होगी। तो हम जानते हैं, आप क्या जानते हो? वी नो दैट, हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण, बिफोर लेक्चर में हमने निकाला था, बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी विद्युत विभव क्या था? B बराबर KQ अपॉन R। ये निकाला था बिफोर लेक्चर्स में हमने कि बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर, यहां कुछ दूरी का मतलब क्या है? R है।
r दूरी पर विद्युत विभव V बराबर KQ अपॉन क्या था, R था। ठीक है, यहां Q1 आवेश से दूरी देखो R1, तो Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या था, क्या होगा, कि Q1 अपॉन R1। ठीक है, ये हमने मान लिया V1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा, V2 बराबर KQ अपॉन R2, समीकरण नंबर 2। Q3 आवेश के कारण क्या होगा, V3 बराबर, यहाँ 2 आ जाएगा, Q2 या Q3 अपॉन R3, समीकरण नंबर कितना हो गया, 3। इसी प्रकार Qn आवेश के कारण Bn बराबर K Qn अपॉन Rn, समीकरण नंबर 4। 3 के लिए निकाल लिया, n के लिए निकाल लिया। ठीक है, अब कुल निकालना है तो इनको बीजगणित के योग की भांति जोड़ दिया जाएगा। अतः बिंदु P पर सभी आवेशों के कारण विभव क्या होगा, B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, कहां तक जोड़ देंगे इसको, Bn तक जोड़ देंगे। मान रख दीजिए, B बराबर B1 का मान है K Q1 अपॉन R1 प्लस B2 का मान है K Q2 अपॉन R2 प्लस B3 का मान है K Q3 अपॉन R3 डैश डैश डैश, Bn का मान है Qn अपॉन Rn। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन आ रहा है K, B बराबर K को कॉमन ले लिया, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस डैश 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 Qn अपॉन Rn। ठीक है, इसको समेशन रूप में लिख सकते हैं हम, शॉर्ट रूप में, सूक्ष्म रूप में, कि समेशन I बराबर 1 से लेके n तक Qi अपॉन Ri। ठीक है, तो हमने इसको क्या लिखे, इसके योग को, n योगों को हम समेशन रूप में लिख सकते हैं, एक छोटे से रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी योगफल के सिंबल के रूप में लिख सकते हैं, I बराबर 1 से लेके n तक। तो इस समेशन किसको दर्शाता है, I बराबर 1 से लेके n पदों के योगफल को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आ गया आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और जिससे आप नेक्स्ट टॉपिक हम आपको कराते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। क्या है, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। बहुत अच्छा टॉपिक है, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। देखिए, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव को समझने से पहले हमने एक और चीज निकाली थी, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेसन फर्स्ट में।
ये निकाली थी हमने। अब हमने वहां दो स्थितियों में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। एक तो थी अक्षीय स्थिति पर और दूसरी थी निरक्षीय स्थिति। तो हमने एक द्विध्रुव मान लिया। चित्र को ध्यानपूर्वक समझना है। -q और +q, A और B, ठीक है। इन दोनों के जो बीच की डायरेक्शन है वो है 2a, मतलब बीच की जो आपकी दूरी है -q और +q के बीच की जो दूरी है वो है 2a। इसका मध्य बिंदु है O, तो मध्य बिंदु से ये वाली दूरी a और ये वाली भी दूरी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, राइट। अब हम पर्टिकुलर ना तो हम अच्छी स्थिति पे निकाल रहे हैं और ना हम निरक्षीय स्थिति पे निकाल रहे हैं, हम किसी विशेष कोण पे निकाल रहे हैं। और जब अच्छी स्थिति पे निकालना होगा तो उस कोण थीटा को हम 0 कर देंगे और निरक्षीय स्थिति को निकालना होगा तो हम थीटा बराबर क्या कर देंगे, 90 कर देंगे। तो देखिए हम विशेष कोण पे निकाल रहे हैं, यानी इसके द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर एक बिंदु P है जिसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है, R है, राइट। हम ना तो इस बिंदु P को यहां मान रहे हैं ना इस बिंदु P को हम यहां मान रहे हैं, हम एक कोई पर्टिकुलर कोण पे मान रहे हैं, ठीक है। तो ये द्विध्रुव है, ठीक है। द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है, यानी द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव होता है समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश जब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये 2e दूरी बहुत अल्प है और a दूरी और भी अल्प है, ये याद रखना क्योंकि इसमें कंसेप्ट यूज में आएगा। हमने द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए एक रेखा OP है, ठीक है, जिसकी O से P की दूरी R है, जिस पर बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, +q आवेश के कारण अगर हम निकाल लें और एक -q आवेश के कारण हम निकाल लें, ठीक है, और दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें। +q आवेश के कारण निकाल लें और -q आवेश के कारण निकाल लें और दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें। तो किसके कारण आ जाएगा, वो द्विध्रुव के कारण आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहां से इसकी डिस्टेंस मान ली, इसकी -q से इसकी डिस्टेंस है बिंदु P की, वो है r1 और ये डिस्टेंस जो है इसकी यहां से यहां तक वो है r2। क्योंकि अगर आपको किस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, चाहे विद्युत विभव का मान निकालना हो, आपको उस बिंदु आवेश से उस पॉइंट की दूरी पता होना चाहिए जहां पर आप विद्युत विभव निकाल रहे हो, चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो, ठीक है। तो हमने मान लिया कि -q आवेश से बिंदु P की दूरी r1 है और +q आवेश से बिंदु P की दूरी r2 है। तो इसके बारे में थ्योरेटिकल लिख लेते हैं। माना एक द्विध्रुव AB है, माना एक द्विध्रुव AB है जिसमें बिंदु A पर -q आवेश व बिंदु B पर +q आवेश स्थित है, +q आवेश स्थित है और इनके मध्य की दूरी 2a है, राइट। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर
जिस पर, ठीक है, विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। नोट करते चलोगे। ओपी रेखा, ओपी रेखा, ठीक है, द्विध्रुव से, ओपी रेखा द्विध्रुव से कितने डिग्री का कोण बना रही है? थीटा, थीटा कोण बनाती है। ये तो हमने लैंग्वेज नोट कर ली, ठीक है। अब हम दोनों आवेशों के कारण निकालते हैं। तो देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, मैंने आपको बताया था प्लस क्यू आवेश के कारण के क्यू अपॉन आर, और माइनस क्यू आवेश के कारण होता है माइनस के क्यू अपॉन आर। तो यहां हो जाएगा माइनस के क्यू। अब डिस्टेंस देखिए कितनी है, R1, समीकरण नंबर 1। प्लस क्यू आवेश के कारण ये मैंने मान लिया V1, V2 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के क्यू अपॉन R2, समीकरण नंबर 2। दोनों आवेशों के कारण निकाल दिया। अब इन दोनों आवेशों को जब जोड़ देंगे, दोनों आवेशों के कारण जो विभव है वो निकाल लिया हमने। अब दोनों आवेशों के कारण विभवों को जोड़ देंगे तो वो द्विध्रुव के कारण आएगा। अतः द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव B बराबर होगा V1 प्लस V2। B बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। मान रख दो माइनस के क्यू अपॉन R1 प्लस के क्यू अपॉन R2। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, प्लस वाली टर्म को लिख लेते हैं, के क्यू अपॉन R2 माइनस के क्यू अपॉन R1। एलसीएम कितना आ जाएगा, R1 R2, ठीक है। तो के क्यू यहाँ कॉमन आ जाएगा आपका, क्योंकि दोनों में क्या है, के क्यू कॉमन है। तो यहाँ क्या रह जाएगा, R1, और यहाँ रह जाएगा आपका R2। ये आ गया B, समीकरण नंबर 3। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जल्दी से। अब देखिए, अगर इस फॉर्मूले में जो समीकरण नंबर 3 है, इस फॉर्मूले में अगर हम R1 माइनस R2 और R1 R2 की वैल्यू को निकाल के रख दें तो B का जो मान आ जाएगा वो आएगा द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब यदि R1 माइनस R2 व R1 R2 का मान निकालते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। क्या करते हैं, रचना कर रहे हैं, किसमें, चित्र में। चित्र में एक रचना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हम ओपी रेखा को नीचे की ओर बढ़ा रहे हैं, ऐसे। ओपी रेखा को हमने नीचे की ओर बिंदु कहां तक बढ़ाया, डी तक बढ़ा दिया। कहां तक बढ़ा दिया, डी तक। और क्या किया, ए से यहां पे हमने एक लंब डाल दिया और बी से इस रेखा पर हमने एक लंब डाल दिया, ये सी मान लिया हमने। तो क्या किया हमने, ओपी रेखा को बिंदु डी तक आगे बढ़ाया तथा ए से एडी और बी से बीसी लंब डाला। ओपी रेखा को
ओपी रेखा को बिंदु डी तक आगे बढ़ाया, बिंदु डी तक कहां बढ़ाया, आगे बढ़ाया, तथा ए से एडी व बी से बीसी लंब डाला। ओपी रेखा को बिंदु डी तक आगे बढ़ाया, ए से एडी और बी से बीसी लंब डाला। अब थोड़ा यार आपको याद देखना है, यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखना है। ये आर जो है वो ए से बड़ी राशि है, यानी यदि आर ए से बड़ा हो, और देखने में होता भी है, क्यों होता है, क्योंकि 2a दूरी को हम अल्प मानते हैं कि दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश जब 2a अल्प दूरी पर स्थित हो और उसकी दूरी हमने आधी a, तो वो तो बहुत छोटी हो जाएगी, यानी r बड़ा होगा किससे, a से। जब r बड़ा होगा a से, यानी ये बड़ा है r थोड़ा सा और ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे, जब बिंदु P से हम देखेंगे तो हमको ये PA दूरी और PD दूरी लगभग क्या आएगी, बराबर आएगी, क्योंकि ये दूरी बिल्कुल क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। कम है, ये दूरी r बड़ी है और ये छोटी होती जाएगी। जब ये छोटी होती जाएगी तो ये बिंदु ये मिल जाएगी, तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये वाला PA और PD क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यदि r बड़ा हो किससे, A से, तो जो PA दूरी है वो लगभग बराबर होगी किसके, PD की। ये दूरी मिल जाएगी तो ये बिंदु आपस में क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे। राइट, अगर ये दूरी बढ़ी है, अगर ये दूरी बढ़ती जाएगी, यहां से देखेंगे आप इसको, यहां से देखेंगे, तो जब यहां से देखेंगे तो ये आपको ऐसा लगेगा कि ये दूरी आपस में आपको क्या लग रही है, बराबर नजर आ रही है। क्यों, क्योंकि ए बहुत छोटा है। पीडी को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, ओडी प्लस ओपी। तो पीए बराबर, इसको हमने तोड़ दिया ओडी या डीओ लिख लो, डीओ प्लस ओपी। अब हमें ओपी की तो वैल्यू पता है, ये पीए क्या है, R1 प्लस, पहले इसको लिख लेते हैं, R1 बराबर R प्लस डीओ। अब हमें डीओ का मान निकालना है, तो डीओ का मान कैसे निकालेंगे, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। कैसे कोण है, ये सम्मुख कोण है। ये थीटा है तो ये 90 का हो गया, थीटा के सामने वाला क्या होता है, 90 का होता है, यानी लंब होता है। ये लंब हो गया, लंब ये आधार हो गया और एक कर्ण हो गया। हमको दिया क्या है, हमको दिया है कर्ण, यानी ये देखो ये थीटा है, दोबारा से देखो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया, इसके ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डीओ जो आधार है, और आपको दिया क्या है, OA जो कर्ण है। और आधार और कर्ण में क्या, ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा रेशो रहता है, आधार बटे कर्ण, यानी कॉस का रहता है। तो देखिए त्रिभुज ADO में कॉस थीटा बराबर होता है A बटे के, A तो हो गया DO और A हो गया आपका क्या, कर्ण। तो DO बराबर आ जाएगा AO cos थीटा, तो DO बराबर आ जाएगा, AO क्या है, A cos थीटा। तो हम इस DO के स्थान पर लिख सकते हैं R1 बराबर R प्लस A cos थीटा। राइट, R1 बराबर R प्लस A cos थीटा, समीकरण नंबर हो गया 4। R1 का मान आ गया हमारे पास, क्योंकि हमें चाहिए R1 R2 के मान। तो एक बार R1 में से R2 को हटा देंगे और R1 R2 का गुणा कर देंगे और वहां से मान यहाँ रख देंगे, तो फिर हमको क्या किसका मान आ जाएगा, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव का मान आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार जब हम, ये दूरी छोटी है R से, तो इसी जब ये छोटी दूरी हो जाएगी, अब जब यहां से इसको देखेंगे दूर से,
तो ये पी भी दूरी लगभग किसके बराबर आएगी, पीसी के बराबर आएगी। इसी प्रकार पी भी लगभग बराबर होगा किसके, पीसी के। तो पी भी बराबर, पीसी को हम क्या लिख सकते हैं, पीओ माइनस ओसी। अगर हम ये निकालना है पीसी, अगर हम ओपी में से ओसी को घटा दें तो क्या आ जाएगा, पीसी आ जाएगा। तो ओपी माइनस ओसी, तो ये किसके बराबर होगा, ओपी की वैल्यू दी हुई है कितना, आर, माइनस ओसी निकालना है तो ओसी देखिए ये थीटा है, थीटा ये सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, लंब तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया आपका कर्ण हो गया। यानी बीसी तो आपका लंब हो गया, ओसी आपका आधार हो गया, और ओ भी आपका कर्ण हो गया। जैसे इस चित्र में था उसी प्रकार इस चित्र में, ठीक है। तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी ओ में cos थीटा बराबर ए बटे के, ए देखिए कहां है, ए ओसी है, ओसी बटे कर्ण क्या है, ओबी। तो ओबी हमें निकालना है ओसी, ओसी बराबर क्या आ जाएगा, ओबी cos थीटा, और ओबी भी कितना है, ए, देख लो, तो ये आ जाएगा ए cos थीटा। तो यहां से आ गया मान ए cos थीटा, समीकरण नंबर 5। ये आ गया आपका R2 बराबर R माइनस ए cos थीटा। इसको दे देते हैं समीकरण 5, ठीक है। यहां तक उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखिए अब हमें दो चीज निकालनी है, एक तो R1 माइनस R2। तो हमको क्या है, समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटा देना है। तो समीकरण 4 की वैल्यू है R प्लस ए cos थीटा माइनस R माइनस ए cos थीटा। तो R प्लस ए cos थीटा, अब माइनस से जब अंदर गुणा करेंगे तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस R प्लस ए cos थीटा। अब देखो प्लस का आ रही है, माइनस का आ रही है, तो कैंसिल हो गया, बराबर जी दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2a cos थीटा। ये किसका मान आया है, R1 माइनस R2। ये दे देते हैं समीकरण नंबर 6। और निकालना है आपको R1 R2, तो गुणा कर दो, R1 प्लस ए cos थीटा डॉट R माइनस ए cos थीटा। अब इसमें a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां देखिए r, क्योंकि r बड़ा है, r बड़ा है किससे, a से, तो आर स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, आर स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा किससे, ए स्क्वायर से। तो इस स्थिति में आर स्क्वायर के सापेक्ष ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बहुत क्या होगी, छोटी राशि होगी, होगी नहीं होगी। तो इस स्थिति में क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लगभग क्या होगा, 0। हमने अभी माना है, इस हमने डेरिवेशन को जब सॉल्व किया था तो हमने माना था कि आर बड़ा है ए से, और आप जानते हो जब उसका और वर्ग कर देते हैं तो छोटी राशि का जब वर्ग करते हैं तो और छोटी हो जाती है, ठीक है। तो ये छोटी हो जाती है, और इसमें गुणा हो रहा है cos स्क्वायर थीटा का, छोटी राशि में गुणा करते हैं तो वो और भी छोटी हो जाती है। तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर के सापेक्ष ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लगभग क्या होगा, 0 होगा। तो यहां आ गया हमारे पास आर स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या आ गया, 7। समीकरण 6 और 7 से मान हमको कहां रखना है, समीकरण 3। समीकरण 6 व 7 से मान समीकरण 3 में रखने पर, 6 व 7 से मान समीकरण 3 में रखने पर,
तो देखिए b बराबर के क्यू, ऊपर था r1 माइनस r2, क्या आ गया 2a cos थीटा बटे नीचे था r1 r2 r स्क्वायर। ठीक है, e बराबर क्या आ गया k क्यू 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। 2a cos थीटा, इसको दूसरे स्थिति में q इंटू 2a क्या होता है, q इंटू 2a बराबर होता है p, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो इसको लिख सकते हैं v बराबर के v cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर आपका 8 और ये समीकरण नंबर हो गया आपका 9। नोट करिए, तो ये जो b बराबर आया है kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये द्विध्रुव से r कोमा थीटा, r दूरी और थीटा कोण, ये जो आया है b बराबर kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये द्विध्रुव से r कोमा थीटा दूरी पर स्थित बिंदु p पर क्या है, ये विद्युत विभव, इस पर r कोमा थीटा यानी r दूरी और थीटा कोण बनाते हुए पर है विद्युत विभव। लेकिन वो कंडीशन अगर पूछ लेता है अक्षीय पर ज्ञात कीजिए, निरक्षीय पर ज्ञात कीजिए, तो यहां से हम कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। देखिए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर क्या होगा, जब इस बिंदु P को हमें अक्षीय स्थिति पर यहां लेके आएंगे, ये अक्षीय स्थिति हो गई बिंदु P, तो जैसे जैसे इसको लेके आ रहे हैं थीटा कम होता आ रहा है, कम होता आ रहा है, और जब इस पे अच्छी स्थिति में आ जाएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अभी तो ऐसे है कि धीरे धीरे कम करेंगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो अच्छी स्थिति पर क्या होता है, थीटा बराबर 0 होता है, और थीटा बराबर 0 है तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो क्या आ जाएगा, v अक्षीय बराबर के क्यू के पी अपॉन आर स्क्वायर, के पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 होगी। अब के सेकंड में यदि को पूछता है निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर निरक्षीय स्थिति पर क्या होगा, ये जो बिंदु P है ये ऐसे हो जाएगा, यानी अब क्या हो रहा है, P और R के मध्य में जो डायरेक्शन है, क्योंकि जो एंगल है ना थीटा, जो एंगल है जो थीटा वो किस में, P तो इस दिशा में, P वेक्टर, P वेक्टर ये है द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है, जो थीटा है, अगर आपसे पूछे थीटा क्या है तो थीटा बताओगे P और R के मध्य में कोण है, या थीटा जो है, थीटा P व R के मध्य कोण है। ठीक है, अगर हम इसको P को ऐसे लेते हैं निरक्षीय स्थिति पर, तो R ऊपर की ओर है, P ऐसे है, तो P और R के मध्य में कितने का एंगल बन गया, 90 का। तो इस स्थिति में थीटा बराबर क्या हुआ, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो B निरक्षीय बराबर 0, B निरक्षीय बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, नोट कर लीजिए। कुछ कंडीशन और देख लेते हैं। हमारे पास आया था b बराबर के क्यू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू 2a कॉस थीटा
अपॉन आर स्क्वायर। तो b बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं के क्यू, आर स्क्वायर में से एक आर अलग कर दिया इसके साथ में, के क्यू अपॉन के साथ में, और एक रह गया 2a cos थीटा अपॉन आर। इससे क्या निकल रहा है, इससे ये पूछ सकता है कि समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों का मतलब क्या है, परिमाण, एक बिंदु आवेश है उसका परिमाण समान है और एक द्विध्रुव है उनके भी परिमाण समान है। समान परिस्थितियों में एक बिंदु आवेश के कारण या एकल आवेश के कारण, एकल आवेश के कारण विभव के मान से द्विध्रुव के कारण विभव का मान कितना आता है, 2a cos थीटा अपॉन r गुना दिखाता है। यानी समान परिस्थितियों में द्विध्रुव के कारण r, थीटा दूरी पर विभव का मान एकल आवेश के कारण उत्पन्न विभव से 2a cos थीटा अपॉन r गुना अधिक होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव शून्य होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। अगर हम देखते हैं इसको तो सदिश रूप में अगर यहां से देखें b बराबर के p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, डॉट आर कैप। अब देखिए आर कैप क्या है, आर कैप है ओ से पी की ओर डायरेक्शन, तो ओ से पी की ओर डायरेक्शन है तो p cos थीटा v इसको लिख सकते हैं, p cos थीटा को r की दिशा में घटक। जैसे अगर ये आपका p था इस दिशा में, o p इस दिशा में p था, ठीक है, ये थीटा था, अगर इस p को थीटा की दिशा में तोड़ोगे क्या आएगा, p cos थीटा। तो जो p cos थीटा है वो जो मान है वो किस दिशा में है आपका, r के अनुदिश है। तो r के अनुदिश मान क्या है, v बराबर के p cos थीटा को हम लिख सकते हैं p वेक्टर, ठीक है, किस दिशा में, r कैप दिशा में, ठीक है। p cos थीटा जो है आपका p वेक्टर वो किस दिशा में, r कैप दिशा में। यानी इसको खोलोगे p वेक्टर डॉट r को तो आप सीधा लिख दोगे p cos थीटा, ठीक है। तो अगर p cos थीटा को आपको सदिश रूप में लिखना है तो आप लिखोगे p वेक्टर डॉट r कैप। p वेक्टर डॉट r कैप का मतलब क्या है कि p वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो r कैप की दिशा है और r कैप की दिशा में p वेक्टर का जो मान है वो क्या है, p cos थीटा है बटे r स्क्वायर। अगर मैं ऊपर r का गुणा और नीचे r का गुणा कर दूं तो v बराबर आ जाएगा k p वेक्टर, ठीक है, डॉट r कैप, नीचे हो जाएगा r क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका r कैप बराबर होता है r वेक्टर, तो ये आ जाएगा v बराबर k p वेक्टर और ये हो जाएगा डॉट r वेक्टर अपॉन r। तो ये आपको सदिश रूप में क्या है याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट टॉपिक है ये, द्विध्रुव के कारण r, थीटा स्थिति पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लो, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए ही लेक्चर हमारा यही खत्म होता है, अगला लेक्चर हम आपको बता देंगे ऑनलाइन क्लास के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।